गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। बेटा कोई भी एक पार्टिकल अगर लिया जाए तो पार्टिकल जनरली आप मोनो एटमिक कंसिडर करो, पहला पॉइंट। अगर डायटमिक रहा तो वो थोड़ा सा लीनियर आ जाएगा, ट्राई एटमिक अगर आ जाएगा तो वो एक प्लेन में आ जाएगा। तो जनरली आप लोग मोनोएटमिक, डायटमिक और ट्राइएटमिक गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हो या एटम्स के बारे में पढ़ रहे हो। इसमें एक चीज है, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिराइव किया हुआ था कि काइनेटिक एनर्जी जो रहती है दो गैस मॉलिक्यूल के बीच में आइडियल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आती कब है, जब किसी के फील्ड में कोई अदर चीज हो। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फील्ड में ये मार्कर है, तो ये मार्कर ऐसे नीचे की तरफ खींचा जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। एक प्लस चार्ज के इन्फ्लुएंस में माइनस चार्ज है मान लो, तब जाके पोटेंशियल एनर्जी आती है। पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के कांटेक्ट के बिना आती नहीं है। कांटेक्ट वो डायरेक्ट रहे या इनडायरेक्ट रहे, उसका फील्ड उसको खींचना चाहिए। अगर एक गैस मॉलिक्यूल मान लो दूसरे गैस मॉलिक्यूल से काफी दूर है तो इसका फील्ड ऑफ इंफ्लुएंस यही कहीं तो भी खत्म हो जा रहा है। ये जो गैस मॉलिक्यूल है इसका भी फील्ड ऑफ इंफ्लुएंस यही कहीं तो भी खत्म हो जा रहा है। तो ये मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं है, इनके फील्ड का कोई भी इंटरैक्शन नहीं है। तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन हाँ, दोनों के दोनों पार्टिकल अपने अपने डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, तो इसलिए उनके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो एनर्जी एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूल वो आपका सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा। हाँ, ये अलग चीज है कि एट हायर टेम्परेचर अगर लेते हो तो हायर टेम्परेचर पे ये ज्यादा वाइब्रेट होता, और वाइब्रेट होगा तो उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी आपकी अलग से जुड़ेगी। अब बेटा एक सिंगल पार्टिकल हम लोग ले लेते हैं। अब ये सिंगल पार्टिकल अगर सिंगल एक ही लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में, तो इसको आप सीधा सीधा एक्स कंपोनेंट कह सकते हो। या तो सिंगल आप इस तरफ जा रहा होगा तो y कंपोनेंट कह दो, इस तरफ जा रहा होगा तो z कंपोनेंट कह दो। आप x ले लो, y ले लो, z लो, कोई भी कोऑर्डिनेट में उसको बता सकते हो सिंगल पार्टिकल की मोशन। लेकिन अगर ये पार्टिकल कोई प्लेन में जा रहा है मान लो, तो आप उसका वेलोसिटी अलोंग दी x, वेलोसिटी अलोंग दी y दोनों ले सकते हो। अगर ये 3 डायमेंशन में जा रहा है तो आपका वेलोसिटी अलोंग दी x ले लो, y ले लो, z ले लो, तीनों भी ले सकते हो आप। तो मोनो एटमिक गैस जो रहता है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहता। बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहने का मतलब क्या है कि इसका लीनियर वेलोसिटी आप x पे भी दिखा सकते हो, लीनियर वेलोसिटी y पे भी दिखा सकते हो, लीनियर वेलोसिटी z पे भी दिखा सकते हो आप। यानी वो तो ऐसा स्पेस में जा रहा होगा, उसके एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट ले लो और तीन तरफ वेलोसिटी को अलग अलग दिखा दो। मोनो एटमिक जो रहता है वो जनरली ट्रांसलेशन ही परफॉर्म करेगा, वो रोटेशनल नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐसे बड़ी चीज है तो ये रोटेट होती है। अगर एक सिंगल पार्टिकल है, पॉइंट है, छोटा पार्टिकल है, तो ये इसमें रोटेशन नहीं के बराबर कंसिडर किया जाता। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसमें नियरली इक्वल टू जीरो आएगी कंपैरेटिवली। तो सिंगल पार्टिकल के लिए सीधा सीधा लीनियर मोशन लिया जाता। वही अगर डायटमिक रहा तो डायटमिक में आप रोटेशन भी कंसिडर कर सकते हो। अब ये देखो कि काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की, एक एटम की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, या एक गैस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैसे डिसाइड करोगे, हाफ एम वी स्क्वायर अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस प्लस हाफ एम वी स्क्वायर अलॉन्ग दी वाई एक्सिस प्लस हाफ एम वी स्क्वायर अलॉन्ग दी जेड एक्सिस। यानी जो पार्टिकल जा रहा है उसका एक्स कंपोनेंट ले लो, वाई कंपोनेंट ले लो, जेड कंपोनेंट ले लो, और तीनों की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दो तो उस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब बेटा कोई मॉलिक्यूल हो सकता है जो कम काइनेटिक एनर्जी से जा रहा हो, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है जो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से जा रहा हो। लेकिन गैस मॉलिक्यूल के बारे में आप लोग ऑन एन एवरेज लेते हो, तो हमें ज्यादा वाला नहीं लेना है, हमको छोटा वाला नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, ऑन एन एवरेज। तो हम लोग सभी काइनेटिक एनर्जी का एवरेज बना लेंगे सभी पार्टिकल के लिए, तो बाद में हम लोग एवरेज दिखा देंगे। पहले हमने क्या दिखाया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल क्या रहता है, हाफ एम वी स्क्वायर अलॉन्ग दी एक्स वाई जेड, तीनों को ऐड कर दो। फिर बाद में आप क्या बता दो कि हमें एक पार्टिकल का नहीं चाहिए, हमें ऑन एन एवरेज उस पार्टिकल का कितना आ रहा है। एवरेज कहने का मतलब भी एक ही पार्टिकल का होता है, लेकिन वो एवरेज होता है कि सभी पार्टिकल का मिला के ऑन एन एवरेज एक पार्टिकल के लिए कितना होगा। समझ में आ रहा है।
एवरेज का मतलब सभी पार्टिकल का एनर्जी ले लिया ऐसा नहीं है। एवरेज का मतलब होता है उसी सिंगल पार्टिकल का खुद का डिस्टेंस या खुद की वेलोसिटी ना लेते हुए सभी का मिला के ऑन एन एवरेज कितना आया और वो एवरेज उस एक पार्टिकल के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो एवरेज ले लेते हैं हम लोग। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन आपने पहले ही डिराइव किया हुआ है लास्ट लेक्चर में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 kT आता है, 3/2 K into T, where K is a बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T is a टेम्परेचर। यानी पार्टिकल अगर मूव हो रहा है तो वो उसका रिलेशन टेम्परेचर के साथ है। टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो मॉलिक्यूल फास्ट घूमेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी। अगर मान लो टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर कम है तो मॉलिक्यूल स्लो घूमेगा, तो उसकी वेलोसिटी कम रहेगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी। तो आपको ऑन एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3/2 kT दिया हुआ है। अब बेटा मॉलिक्यूल भले ही किसी भी तरफ जा रहा हो, एटम भले ही, गैस पार्टिकल भले ही किसी भी तरफ जा रहा हो, इसका एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी का कंपोनेंट, वाई पे काइनेटिक एनर्जी का कंपोनेंट, वेलोसिटी का हो या काइनेटिक एनर्जी का हो, दोनों नियरली सेम ही रहेगा, क्योंकि हाफ mv² यानी काइनेटिक एनर्जी होता है। सो आप काइनेटिक एनर्जी एक्स की तरफ लो, वाई की तरफ लो, जेड की तरफ लो, इनका ऑन एन एवरेज आंसर अगर आप लोगे तो वो इक्वल ही आएगा। मैंने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है एक्स पे, वाई पे, जेड पे, और एक्स पे, वाई पे, जेड पे तीनों पे काइनेटिक एनर्जी ऑन एन एवरेज अगर आप ले रहे हो तो वो इक्वल आता है। अब ऑन एन एवरेज तीनों पे इक्वल आ गया, और काइनेटिक एनर्जी टोटल टेम्परेचर के टर्म में क्या होता है, 3/2 kT होता है। तो इसका मतलब हर एक डायरेक्शन में अगर आप काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लो तो 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT आ जाएगा। ये आपका लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी है बेटा। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी यानी क्या, हर डायरेक्शन में एनर्जी इक्वली बटी हुई होती है। अगर आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे लो तो तीनों एक्सिस पे आपको इक्वल काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो उसका फॉर्मूला रहता है हाफ ऑफ kT। अब हम लोग देख लेंगे कि बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसा है। आपको अभी क्वेश्चन क्या आ रहा है बेटा, क्वेश्चन आपको ये आ रहा है कि लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी बताओ। तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी यानी क्या, कि गैस मॉलिक्यूल एक्स पे जाए, वाई पे जाए, जेड पे जाए, तीनों तरफ इक्वल एनर्जी रहेगी, और वो जो इक्वल एनर्जी रहेगी वो 1/2 kT रहेगी। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो सबसे पहले आप ये बता दो कि व्हेन सिंगल पार्टिकल इज मूविंग then its kinetic energy is obtained by the formula for a single molecule half mv² along the x, y and z। ये आप सबसे पहले लिख दो। उसके बाद एक मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा भी रह सकती है, कम भी रह सकती है, लेकिन हमको ऑन एन एवरेज लेना है, सभी पार्टिकल का मिला के ऑन एन एवरेज एक पार्टिकल के लिए कितना रहेगा, तो वो ले लेंगे हम लोग एवरेज। ये एवरेज ले लिया। उसके बाद हमने लिखा कि एवरेज जो होता है वो हमेशा सेम होता है हर एक पार्टिकल के लिए, और हमें पता है ऑन एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 kT होता है, तो ये ऑन एन एवरेज फॉर्मूला 3/2 kT रहता है। तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, 1/2, 1/2, 1/2 हर एक के हिस्से में आएगा, तो ये 1/2 kT ये हर एक के हिस्से में आएगा। ये रहेगा आपका लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी कोई भी डायरेक्शन में ले लो आप, 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT आएगा। बट आप नोट्स बराबर देख लो, यहां पर ये लिखा हुआ है पहला पॉइंट। We have already seen that the kinetic energy of a single molecule is obtained by the formula for a gas molecule. For a gas at a temperature T, the average kinetic energy per molecule is, this is the average taken. ये वाला जो है वो सिंगल पार्टिकल के लिए लिया है, ये भी सिंगल पार्टिकल के लिए लिया है, लेकिन ये ऑन एन एवरेज है, ठीक है। उसके बाद बट वी नो दैट द मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 kT, ये ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है हमने। सो ये 3/2 kT जो आ रहा है वो तीनों का मिला के आता है, इसका, तो हम उसको इक्वली बांट देंगे, ये भी हो जाएगा 1/2 kT, ये भी हो जाएगा 1/2 kT, ये भी हो जाएगा 1/2 kT, तो ये लिख दिया यहाँ पे। यानी ये हो गया आपका लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, और टोटल मिला के रहेगा 3/2 kT। क्लियर? इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा अगर आपको सिर्फ लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी पूछा जाए तो। अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहता वो।
डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोगों को रिलेट करते आना चाहिए ईच एनर्जी के साथ। चलो देखते बेटा नेक्स्ट पॉइंट। अगर हमने मोनो एटमिक गैस मॉलिक्यूल या एटम लिया, मोनो एटमिक ले लिया, एक ही एटम, जैसा हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये ऐसा ले लिया। अब ये हीलियम एटम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं बेटा। ये सिंगल एटम का 3 लीनियर मोशन पॉसिबल है, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे और एक जेड एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस के तरफ ऐसा मूव हो सकता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर रहेगा, और उसका ऑन एन एवरेज लेना है तो आप ऐसा बता दो ऑन एन एवरेज। इसके बाद ये एक्स एक्सिस की तरफ किसी भी पार्टिकल के लीनियर मोशन अगर ऐसे हो तो इसको आप 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो, एक्स वाई और जेड। तो ये वेलोसिटी अलोंग द एक्स, वेलोसिटी अलोंग द वाई, वेलोसिटी अलोंग द जेड, ये रहेगा आपका नेट वेलोसिटी। जैसे इस तरफ पार्टिकल है मान लो, तो एक्स पे कितना गया, वाई पे कितना गया, जेड पे कितना गया, ऐसा आप ले सकते हो। इसलिए मोनो एटमिक गैस को 3 वेलोसिटी के कंपोनेंट रहेंगे। वन अलोंग द एक्स एक्सिस ऐसा घूमेगा, या तो वो वाई पे ऐसा घूम सकता है, या तो वो जेड पे ऐसा घूम सकता है। ठीक है, इसलिए इसको 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। सो मोनो एटमिक गैस के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल है। हाफ mv स्क्वायर अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस बेटा। और हर एक की तरफ जो एनर्जी रहेगी वो आपका 1/2 kT रहेगा। ये K यानी क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T यानी क्या, टेम्परेचर। ये आपको मोनो एटमिक के बारे में बताना है। अब आप ले लो डायटमिक। अगर आपने डायटमिक गैस लिया, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया। अब ये डायटमिक बोले तो आप ऐसा बता सकते हो बेटा, ये आपका डायटमिक हो गया। इसको हम लोग एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस पे ले लेते हैं, ये जेड एक्सिस पे ले लेते हैं। तो ये जो मोनो डायटमिक है, ये एक्स पे आप ऐसा बता सकते हो, वाई पे आप ऐसा बता सकते हो। अगर जेड वर्टिकल ले रहे हो तो जेड पे ऐसा बता सकते हो, या तो वाई लेते हो तो इसको वाई कह दो। एक्स वाला मूवमेंट ये हो गया अपना, वाई वाला लीनियर ये हो गया अपना, और जेड वाला ये हो गया। सो इसको 3 लीनियर है, यानी हाफ mv स्क्वायर अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस, ऐसे 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आप ले सकते हो। और हर एक काइनेटिक एनर्जी के साथ 1/2 kT एनर्जी एसोसिएटेड है। हाफ mv स्क्वायर अलोंग द एक्स एक्सिस यानी ही 1/2 kT। ठीक है, इसके बाद बेटा इसको 3 लीनियर के साथ साथ 2 रोटेशनल होता है। ये वाला इस एक्सिस के अराउंड आराम से रोटेट हो सकता है। ये डायटमिक हो गया ना, ये डायटमिक गैस हो गया। तो ये वाला अगर ऐसा है तो ये अलोंग द वाई एक्सिस आराम से ऐसा रोटेट हो सकता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और सेम इसी तरीके से इसके अराउंड भी रोटेट हो सकता है, ये भी आपका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये आ गया अलोंग द जेड एक्सिस, और ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये आ गया अलोंग द वाई एक्सिस। थोड़ा आई यानी क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, एंड ओमेगा इज देयर एंगुलर वेलोसिटी। बेटा इसको एक्स एक्सिस के अराउंड भी आप ले सकते थे, लेकिन इनका एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेशन नहीं के बराबर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं एक्स एक्सिस की तरफ घुमा रहा हूं ऐसा, तो ये इसकी वैल्यू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निग्लेजिबल आएगी एज कंपेयर टू दिस रोटेशन। ये वाला रोटेशन बहुत ज्यादा आएगा। सिमिलरली ये वाला रोटेशन भी कंसिडरेबल आएगा, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा मिलेगा, इसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा मिलेगा, लेकिन इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको नियरली इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, सो ये वाला रोटेशन आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ही कंसिडर कर रहे हो। सो आपका जो डायटमिक है उसको 3 ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल है और 2 रोटेशनल मोशन पॉसिबल है। सो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 5। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा 5। और तीनों ट्रांसलेशन के साथ काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ kT रहेगा, और दोनों रोटेशनल के साथ भी हाफ ऑफ kT रहेगा। यानी हाफ ऑफ kT हर एक मोशन के साथ एसोसिएटेड है। इसके साथ साथ अगर बेटा टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो एट हायर टेम्परेचर ये जो 2
मॉलिक्यूल है ये एट हायर टेम्परेचर, ये दोनों के दोनों एटम इस मॉलिक्यूल के ये वाइब्रेट होने लगते हैं। ये भी ऊपर नीचे वाइब्रेट होगा, ये भी ऊपर नीचे वाइब्रेट होगा। सो ये वाइब्रेशनल एनर्जी आ जाएगी एट हायर टेम्परेचर। हाँ, वो लीनियरली ऐसा जा रहा है ये अलग बात हो गई, ये रोटेट हो पा रहा है ये अलग बात हो गई, लेकिन एट हायर टेम्परेचर ये वाइब्रेट भी होगा। सो ये वाइब्रेशन वाली एनर्जी को यू कह दो, तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी का उनका हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी एक अलग से जुड़ेगी ड्यू टू वाइब्रेशन एट हायर टेम्परेचर। साथ ही साथ इनके बीच में का डिस्टेंस आर है और इस वजह से वहां पर वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जुड़ेगी, जिसको आप वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला दिया होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। हाफ ऑफ के आर स्क्वायर, हाफ ऑफ के आर स्क्वायर, तो ये बेटा आपका वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जुड़ेगा उसके साथ साथ। तो ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा जुड़ रहे हैं 5 के साथ, यानी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 7 एट हायर टेम्परेचर को कंसिडर करके। अगर आप हायर टेम्परेचर को ना कंसिडर करो तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 5 ही है। हायर टेम्परेचर को कंसिडर किया तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जुड़ेंगे, एक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी वाला और एक वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला। ये वाइब्रेशनल वेलोसिटी की वजह से वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा ये वाला, और उनके बीच में डिस्टेंस है यानी दोनों में कुछ ना कुछ इंटरैक्शन आ रहा है, और ड्यू टू इंटरैक्शन उनकी एक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी हाफ ऑफ के आर स्क्वायर। क्लियर यहां तक? और बेटा हर एक के साथ इस एनर्जी को भी आप हाफ ऑफ केटी से इक्वेट कर सकते हैं, इसको भी हाफ ऑफ केटी से इक्वेट कर सकते हैं, यानी वाइब्रेशन के 2 हो गए। आप रोटेशन वाले को भी हाफ ऑफ केटी से इक्वेट कर सकते हैं, ये रोटेशन को भी हाफ ऑफ केटी से इक्वेट कर सकते हैं, और जितनी भी लीनियर वेलोसिटी है हाफ एम वी स्क्वायर अलोंग दी एक्स अलोंग दी वाई अलोंग दी जेड, इन सभी को आप हाफ ऑफ केटी से इक्वेट कर सकते हैं। ये आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन है। यहां तक क्लियर हुआ बेटा सबको? और एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसका कहना यह है कि हाफ ऑफ केटी इतनी काइनेटिक एनर्जी हर एक के साथ एसोसिएटेड है, फिर वो लीनियर रहे, रोटेशनल रहे, वाइब्रेशनल रहे। आपने हाफ एम वी स्क्वायर अलोंग दी एक्स एक्सिस ले लिया तो उसको हाफ केटी से इक्वेट कर दो। अगर आपने कोई रोटेशनल लिया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कोई भी एक एक्सिस पर, तो उसको भी आप हाफ ऑफ केटी ले सकते हो। इसके अलावा कोई आप वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी लिया तो भी हाफ ऑफ केटी ले सकते हो, वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी हाफ ऑफ केटी ले सकते हो। मोनो एटॉमिक गैस कहा तो उसको सिर्फ 3 लीनियर मोशन पॉसिबल है, उसमें रोटेशनल मोशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर सिंगल मॉलिक्यूल ऐसा ले लिया जाए या सिंगल एटम ऐसा ले लिया जाए तो इस सिंगल एटम का इसी के अराउंड का रोटेशन नहीं के बराबर आएगा, इसका साइज बहुत छोटा होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नियरली इक्वल टू 0 आएगा फॉर द पॉइंट मास, इसलिए इसका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लेने का कोई मतलब नहीं बनता। डायटमिक में हाँ ठीक है कि डायटमिक में ये लोगे तो नियरली इक्वल टू 0 आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडरेबल होगा, इसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडरेबल होगा। सो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने रहते हैं? 3, ओनली 3 ट्रांसलेशनल, ठीक है। और हर एक के साथ एनर्जी जो एसोसिएटेड होती रहती है वो हाफ ऑफ केटी रहती है। डायटमिक अगर ले लिया तो डायटमिक के साथ कितना है बेटा? 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, और एट हायर टेम्परेचर अगर लो तो और 2 ऐड हो जाएगा, एक काइनेटिक एनर्जी एक पोटेंशियल एनर्जी। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 7 फॉर डायटमिक एट हायर टेम्परेचर, बट अगर हायर टेम्परेचर नहीं है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 5 है। क्लियर यहां तक? तो इस तरीके से आज हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला पॉइंट पढ़ा और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन वाला पॉइंट्स पढ़ा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेयर्स रिलेशन पढ़ेंगे। ओके, चलो बाय बेटा।